हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आइए स्टार्ट करते हैं आज के केस स्टडी सेशन के साथ। और आज जो हम केस स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है केस स्टडी नंबर 20। बहुत ही अच्छी केस स्टडी है, बहुत ही प्यारी केस स्टडी है और बहुत ही आराम से करेंगे। सबसे पहले केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस केस स्टडी को हमें पूरा रीड करना पड़ेगा। इसके क्वेश्चंस हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। मैं पूरी कोशिश करूँगा फटाफट से जो है केस स्टडी रीड कर लूँ और उसके बाद आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलूँ, क्योंकि इसके 100% सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो केस स्टडी से लिंक हैं। तो इस केस में हम ऐसे नहीं कर सकते कि मैं क्वेश्चंस पढ़ूँ और उसके बाद उस पैराग्राफ पे आपको लेके आ जाऊँ। ऐसे बहुत इरिटेटिंग हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चंस जो है हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है सारे के सारे मतलब 100% क्वेश्चंस हमारे केस स्टडी से लिंक्ड है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मतलब लॉ से लिंक हो, मतलब कि कहीं ना कहीं केस स्टडी के साथ मिलाकर प्रोविजंस पूछे गए हैं। तो इस केस में मैं ऐसा सिर्फ आपसे यही बोल सकता हूँ कि इफ़ यू वांट कि जल्दी से केस स्टडी में टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप 2 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे और 1.75 की स्पीड पे आराम से सुन सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी के साथ। और बहुत ही प्यारी केस स्टडी और फटाफट से मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले, अशोक एंड दीपक आर द सन्स ऑफ लेट श्री राजेश मेहरा। दो करेक्टर्स हैं, अशोक एंड दीपक। ठीक है, बीइंग द लीगल हायर्स ऑफ द राजेश मेहरा, दे बोथ इनहेरिटेड मोल प्रॉपर्टी ईच इन लखनऊ फ्रॉम देयर फादर। अशोक एन इंडियन सिटीजन इज लिविंग इन लंडन फ्रॉम द लास्ट 7 ईयर्स। मतलब अशोक जो है वो पिछले 7 साल से लंदन में रह रहे हैं। रनिंग इज प्रैक्टिस एज अ सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट। दीपक जो है डायरेक्टर है कंपनी के BSc प्राइवेट लिमिटेड के, अलॉन्ग विद हिज सन जय। ठीक है, विच इज़ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिल्क गारमेंट्स। ठीक है भाई, ये तो इंट्रोडक्शन पहला हो गया। जो BSc प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके डायरेक्टर दीपक हैं और उनके बेटे जय हैं, उन्होंने एक मशीनरी इंपोर्ट करी है 30 करोड़ 50 लाख रुपए की फ्रॉम जर्मनी, शिप्ड टू इंडिया ऑन 10/5/2020, मतलब 10 मई 2020 को। ठीक है भाई, एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, जब मशीनरी को इंस्टॉल किया गया, द कंपनीज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क क्लोथ्स गॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड एंड देयरफॉर द बोर्ड ऑफ द कंपनी डिसाइडेड इन अ मीटिंग टू रिड्यूस द प्राइसेज ऑफ द सिल्क क्लोथ्स, देयर बाय रिवाइजिंग द कॉस्ट स्ट्रक्चर। मतलब इस मशीन के लगाने की वजह से उनके प्राइजेस कम हो गए, और तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमारी कॉस्ट कम लग रही है तो हम सेलिंग प्राइस को भी चेंज करते हैं। ठीक है, देखते हैं उन्होंने क्या रिवाइज किया। पहले क्या होता था, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लगता था 300 रुपीज़ का, अब 180 ही लगता है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और पहले सेलिंग प्राइस जो था वो 500 रुपीज़ का था और अब इन्होंने 350 कर दिया, 350 रुपये कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो कॉस्ट कितनी लग रही है, 380। ये बेच के कितने का रहे हैं, 350 रुपये का। मतलब ये अपनी कॉस्ट से कम पे नहीं बेच रहे, तो प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं है। तो अगर कॉम्पिटिशन एक्ट का कोई क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो हमें ये साफ पता होना चाहिए कि यहाँ पर इन्होंने प्राइस तो कम किया है, लेकिन इतना कम नहीं किया कि अपनी कॉस्ट से भी कम किया हो। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट आप अपने दिमाग में लेके चल सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम पे तो आपने पहले क्वेश्चन ही रेड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उस केस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको ऑलरेडी आइडिया लग चुका होगा कि कॉम्पिटिशन एक्ट से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे नीचे क्या कहता है। द मार्केट शेयर ऑफ द BSc प्राइवेट लिमिटेड ग्रेजुअली स्टार्टेड टू इंक्रीज। ऑब्वियसली बात है भाई, इतना कम प्राइस कर दिया ड्यू टू द लोअर प्राइजेज ऑफर्ड इन द मार्केट देन द कॉम्पिटेटिव मार्केट। अच्छा, कॉम्पिटिशन जो मार्केट प्राइस है वो 440 रुपीज़ है से लेकर 520 का है, और आप 350 रुपये का ही बेच रहे हो। वाह, क्या बात है। विच अफेक्टेड बिजनेसेस ऑफ अदर सिल्क मैन्युफैक्चरर्स इन द मार्केट। अकॉर्डिंगली दे अरेंज्ड फॉर अ मीटिंग एंड इन दैट डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लेंट टू द CCI स्टेटिंग दैट BSc लिमिटेड इज गिल्टी ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग। आप बताओ, क्वेश्चन अगर पूछा हो या ना पूछा हो, क्या प्रीडेटरी प्राइसिंग करी है उसने? नहीं करी। ठीक है, क्योंकि आप जब प्रीडेटरी प्राइसिंग का पढ़ते हो, कॉन्टेक्स्ट वहाँ साफ लिखा हुआ है, अपनी कॉस्ट से कम देना इज़ द प्रीडेटरी प्राइसिंग। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन फिर भी हमें ये ज्ञान नहीं देना जब तक हमसे पूछा ना जाए, हमें सिर्फ पढ़ना है। तो कहता है BSc प्राइवेट लिमिटेड इज गिल्टी ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग हैविंग द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द कॉम्पिटिशन और एलिमिनेटिंग द कॉम्पिटिशन। ऐसा बोल के वो लोग कंप्लेंट करना चाहते हैं CCI के पास। ठीक है भाई, अगला पॉइंट, फॉर द इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम जर्मनी, BSc प्राइवेट लिमिटेड हैज सॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम द पॉलीलिंगिया कंसल्टेंट्स बेस्ड इन स्पेन, विच फॉर विच दे रेज अ बिल ऑफ 2,05,000 यूरोज इक्विवेलेंट टू 2 करोड़ 5 लाख रुपीज़। ठीक है, पॉलीलिंगिया कंसल्टेंट्स वर नॉट पेड 1,02,000 यूरोज आउट ऑफ देयर टोटल रिसीवेबल अमाउंट। मतलब 2,05,000 में से 1,02,000 यूरोज जो थे उन्होंने होल्ड कर रखे हैं। किसने? BSc प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, आउट ऑफ देयर टोटल रिसीवेबल अमाउंट। सो द एडवोकेट ऑफ पॉलिंगुआ कंसल्टेंट्स सेंड अ डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द IBC 2016 अगेंस्ट विच देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम BSc कंसल्टेंट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, एंड सो द एडवोकेट ऑफ द
Polingoy Consultants moved a petition to section number 9 of the IBC 2016 seeking commencement of insolvency process against BSC Private Limited। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, सिंपल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। They were not having any office or bank account in India, so it could not submit a certificate from the financial institution। भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई सर्टिफिकेट नहीं था किसके पास, BSC प्राइवेट लिमिटेड के पास, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट नहीं था कोई भी। तो वो सॉरी BSC प्राइवेट लिमिटेड कह रहा हूँ, पॉलिंगर कंसल्टेंट के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था इंडिया में, इसलिए वो सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए। पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में जब IBC आया था ना, तो ये बोला जाता था जो भी बंदा एप्लीकेशन फाइल करता है उसे बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी देनी होती है। लेकिन अब आपको पता होगा सेक्शन नंबर 9 में चेंज कर दिया गया है कि आपको बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अगर कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर ये दे देता है जो ये प्रूव कर दे कि उसको पैसे नहीं मिले हैं, उससे काम चल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये बात बताई गई है, नॉट सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज रिक्वायर्ड अंडर द कोड। भाई पहले रिक्वायरमेंट होती थी, अब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। BSC प्राइवेट लिमिटेड ऑन गेटिंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट Polingual consultants have filed application for insolvency process, BSC Private Limited sent an email to Polingual consultants stating that मतलब एप्लीकेशन फाइल करने के बाद BSC लिमिटेड ने क्या किया, Polingual को जो है ईमेल लिखा कि डिस्प्यूट है हमारे बीच में और मैंने पैसे इसलिए नहीं दिए 1,02,000 यूरोस क्योंकि मुझे आपकी जो है डिफ़ॉल्ट लगा, कोई वारंटी में आपने ब्रीच किया है। तो मतलब हमने जब प्रोविजंस पढ़े थे IBC के, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रीच होना चाहिए। एग्जिस्टेंस मतलब ऑलरेडी ब्रीच हो रखा होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ जो केसेस होने चाहिए वो एग्जिस्ट कर रहे होने चाहिए जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करी जाती है, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा NCLT। यहाँ पर क्या हो रहा है, एप्लीकेशन फाइल होने के बाद जो है ये बंदा मेल लिख रहा है और बोल रहा है हमारा तो डिस्प्यूट चल रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से आपने वारंटी ब्रीच किया है। तो अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये तो गलत बात है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। मतलब क्योंकि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है दैट इज NCLT, वो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा ऑपरेशनल क्रेडिटर के। रीजन बीइंग क्योंकि सेक्शन में प्रोविजंस यही बोलते हैं कि अगर एग्जिस्टेंस होता है डिस्प्यूट का तो ही एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। यहाँ एग्जिस्टेंस बाद में हो रहा है जब एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद BSC प्राइवेट लिमिटेड, अब क्या हुआ, इन्होंने बिकॉज देयर वॉज अ ब्रीच बाय Polingual कंसल्टेंट्स ऑफ अ वारंटी बट देयर वॉज नो एविडेंस अवेलेबल विद BSC प्राइवेट लिमिटेड टू सपोर्ट हिज असर्शन ऑफ द फैक्ट एंड देन आफ्टर ऑल्सो फाइल्ड अ हार्ड कॉपी ऑफ द ईमेल विद द AA। उसने विद इन 5 डेज जो है अपनी हार्ड कॉपी जमा कर दी। अब तो कुछ फायदा ही नहीं हो सकता भैया, BSC तेरा एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है ही नहीं, ना तेरे पास कोई प्रूफ है ना कुछ है, अब तो उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक गोटा कॉन्ट्रैक्ट एज एन, उनमें से जो एक भाई था, अशोक गोटा कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट फॉर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन वाराणसी इंडिया, सो ही केम टू इंडिया ऑन 3/9/2019। मतलब 3/9/2019 को वो इंडिया आता है, मतलब इससे पहले वो लंदन में ही था हमेशा से, ठीक है। तो 3 सितंबर 2019 को वो इंडिया आता है। आफ्टरवर्ड्स एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस वर ओवर विद द बिल्डर, ही रिटर्न बैक टू लंदन ऑन 12 मार्च 2021। 12 मार्च 2021 को वो वापस लंदन चला जाता है टू कैरी आउट हिज नॉर्मल बिजनेस प्रोजेक्ट्स इन लंदन। वाइल ही स्टे इन इंडिया ही सोल्ड अ इमोल प्रॉपर्टी थ्रू अ रियल एस्टेट ब्रोकर ऑन 15 जनवरी 2020 विच ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। मतलब जब वो इंडिया में था तो जो उसके पापा की प्रॉपर्टी, जब हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ी थी, तो जो उसके पापा की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी वो इंडिया में वो बेच के चला जाता है। क्या वो बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है, फेमा के प्रोविजंस के हिसाब से बिल्कुल बेचा जा सकता है उसके द्वारा, ठीक है। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, अगर उसको इनहेरिटेंस में मिली होती है प्रॉपर्टी तो वो बेच के रिपेट्रिएट करके जा सकता है, प्रोवाइडेड रेगुलेशन नंबर 8 की जो कंडीशन है वो सारी उसने पूरी कर रखी हो फेमा के, ठीक है। इसके बाद अशोक केम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अशोक बहुत टाइम बाद आया था जैसे मैंने आपको बताया ही, एंड आउट ऑफ अफेक्शन उसने अपने नेफ्यू को गिफ्ट दिया 7,000 पाउंड इन कैश, ठीक है, 7,000 पाउंड इन कैश, और 1 पाउंड की वैल्यू जो है $1.2 है। आप सबको पता होगा $2,000 तक तो आप अपने पास रख सकते हो, अगर उससे ऊपर होता है $2,000 तक तो अपने पास रख सकते हो, उससे ऊपर अगर होता है तो आपको ऑथराइज डीलर के पास जमा करना होता है। तो अगर हम देखें तो 7,000 इंटू 1.2 अगर मैं करता हूँ तो वो आता है $8,400, मतलब आपको $6,400 क्या करने पड़ेंगे, वो ऑथराइज डीलर के पास जमा करने पड़ेंगे। कितने दिन के अंदर अंदर? 180 डेज़ के अंदर। किसको? नेफ्यू को। क्यों? क्योंकि पर्सन नेफ्यू जो है वो क्या है, पर्सन रेसिडेंट इंडिया है, और उसको क्या करना पड़ेगा, वो $2,000 तक रख सकती है, लेकिन हमारे पास कितने बन रहे हैं? $8,400 बन रहे हैं। तो अगर हम $8,400 में से 2,000 हटा देते हैं तो हमें कितने जमा करने हैं? उसके पास $6,400 जमा करने हैं, और क्योंकि मैं पर्सन रेसिडेंट इंडिया हूँ तो मुझे 180 डेज का टाइम होता है पैसे को सरेंडर करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जय इज पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट एंड वन फाइन डे ही गॉट इन्फॉर्मेशन नॉट पब्लिकली डिस्क्लोज फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वर्किंग इन बिग बी लिमिटेड रिलेटिंग टू मर्जर ऑफ 2 बिग कॉर्पोरेट्स, बिग बी लिमिटेड एंड बम्बल बी लिमिटेड। बेस्ड ऑन सच इनसाइडर ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन जय बॉट प्लेंटी ऑफ स्टॉक्स ऑफ बिग बी लिमिटेड। एज यू ऑल आर अवेयर दैट कि अगर हमने इनसाइडर ट्रेडिंग करी होती है और इनसाइडर ट्रेडिंग के से अगर हम कोई माल खरीदते, कुछ भी खरीदते हैं, तो एक तरीके से मामला जो होता है
है वहाँ पर आके हमें रोकता है, क्योंकि गलत तरीके से हमने पैसा कमाया है। वी हैव अर्न द मनी बाय द रॉन्ग डूइंग्स। तो आपका पामला जो है आपको रोकेगा और पामला की पनिशमेंट आपके ऊपर लगेगी। साथ में देखते हैं आगे क्या कहता है प्रोविजंस। जय वांटेड अ रेसिडेंशियल यूनिट इन वाराणसी एंड देयरफॉर ही अप्रोच हिज अंकल टू कन्विंस द प्रमोटर बिल्डर टू अलॉट वन रेसिडेंशियल यूनिट फ्रॉम द रियल एस्टेट स्कीम ऑफ विच ही was engineer at a reduced price. The area in which the building is going to be constructed is of 900 square meters. The project is registered with the authority as per the provisions of RERA. He made all the inquiries regarding the project details, sanction plans and plan layouts. He also cross-checked all the listed details in the authorized website of RERA. ठीक है भाई, अगला। The agreement of sale was signed between the builder and the Jay. Jay paid the upfront 10% as booking fees of the total amount of 80 lakhs via account pay check and got the unit registered in the name of Chaya. अपनी बीवी के नाम पे करवाना कोई गलत बात नहीं है जब तक आपने नॉन सोर्सेज से पैसा दिया हो। ठीक है, अब देखते हैं पैसा कहाँ से दिया है। The balance of 72 lakhs was paid by Mr. Jay in installments through check at the source of which is 50 lakhs worth from the remuneration जो उसको रिसीव हुआ है BSC प्राइवेट लिमिटेड से, क्योंकि वो BSC प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर था, और 22 lakhs जो उसके पैसे थे वो इनसाइड ट्रेडिंग से जो उसने पैसा कमाया था स्टॉक मार्केट से उससे था, जिसको उसने डिस्क्लोज नहीं किया था इनकम टैक्स के सामने, जिसको उसने डिस्क्लोज नहीं किया था इनकम टैक्स रिटर्न में। तो आपको पता ही है जब उसने डिस्क्लोज नहीं किया तो ये क्या हो गया, बेनामी ट्रांजैक्शन हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ 22 lakhs। ठीक है, आगे देखते हैं। द बिल्डर मेड सम माइनर चेंजेस। उसके बाद बिल्डर ने कुछ माइनर चेंजेस किए ड्यू टू द स्ट्रक्चरल रीजंस विच वर माइनर चेंजेस हैं। तो माइनर चेंजेस में तो अप्रूवल की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप सेक्शन पढ़ते भी हैं तो माइनर सेक्शन नंबर 14 अगर हम पढ़ते हैं किसका, रेरा का, तो वहाँ लिखा हुआ है कि माइनर चेंजेस अगर करे जाते हैं तो वहाँ पर आपको परमिशन की जरूरत नहीं होती, मेजर चेंजेस के लिए चाहिए होता है। तो अगर माइनर चेंजेस हैं और अगर आर्किटेक्चर ने बोला है तो ऑब्वियसली वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर चेंजेस ड्यू टू द स्ट्रक्चरल रीजंस विच वर ड्यूली वेरीफाइड बाय द अशोक एंड अदर लॉटीज एंड ऑल्सो द चेंजेस वर ड्यूली इंटीमेटेड टू ऑल द लॉटीज अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन फ्रॉम द प्रमोटर अबाउट द सेम। Jay took the physical possession of the apartment within a month of the issue of the occupancy certificate। वैसे तो आपको 2 महीने में लेना होता है, इसने 1 महीने में ले लिया, बहुत अच्छी बात है। जय को जय ने गुड बॉय वाला काम किया। ठीक है, आगे देखते हैं भाई क्या बोलता है। द एनफोर्समेंट डायरेक्टेड, मैंने बोला ही था पकड़े गई, अंडर द पामला 2002 obtained information relating to insider trading in the stock market from the office of SEBI and also got to know that Jay was also a party to the crime who had purchased an immoral property in the Varanasi, मतलब proceeds of crime हो गई, which constituted a reason to believe, and after recording the same in writing the enforcement directorate issued an order provisionally attaching। yes, सेक्शन नंबर 5 के तहत प्रोविजनली अटैच कर सकता है। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या कहता है। सबसे पहला ऑप्शन हमसे कहता है बाय व्हाट डेट BSC प्राइवेट लिमिटेड शुड मेक द पेमेंट ऑफ मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी। हम सबको पता है 6 मंथ के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना होता है जनरली जो आपने इंपोर्ट करी होती है। तो आप अगर हम देखने चलते हैं तो इंपोर्ट किस दिन किया था, इंपोर्ट किस दिन किया था, 10 मई 2020 को किया था। तो वहाँ से अगर मैं 6 मंथ काउंट करता हूँ तो 10/11/2020 हमारा आ जाता है। तो 10 नवंबर 2020 जो है हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कहता है, अशोक कैन ट्रांसफर इनहेरिटेड इमल प्रॉपर्टी टू इंडिया। इनहेरिटेड इमल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी लैंड नहीं था तो वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया को भी दे सकता है, नॉन रेसिडेंट विद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी दे सकता है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को भी दे सकता है। अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड होता जो उसके फादर से इनहेरिट होकर आया था तो उस केस में वो सिर्फ पर्सन रेसिडेंट इंडिया को दे सकता था। तो यहाँ पर वो ऑल ऑफ द अबव सबको दे सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज नीड टू बी सरेंडर एंड टिल व्हाट टाइम पीरियड टू एन ऑथराइज्ड डीलर बाय जय फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल। कितना पैसा उसको सरेंडर करना है, तो मैंने आपको बताया था $2000 तक तो वो रख सकता है। और 8400 में से अगर मैं 2000 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है डॉलर में 6400, और हमें यहाँ पाउंड्स में आंसर देना है। तो डिवाइड बाय 1.2 अगर मैं करता हूँ तो हमारा आता है 5333 पाउंड्स और 180 डेज। तो इसका आंसर कितना हो गया, ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए। क्या किया मैंने, डॉलर 6400 डिवाइड बाय 1.2 और 180 डेज़ के अंदर करना था, क्योंकि नेफ्यू जो थी वो क्या थी, पर्सन रेसिडेंट इंडिया थी। तो आपका 5333 आ गया। और 6400 कैसे आया था, डॉलर 8400 हमारा बन रहा था वो, उसमें से $2000 तो हम रख सकते हैं अपने पास एज पर द प्रोविजंस ऑफ फेमा, तो आपने माइनस कर दिया उसमें से। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फोर्थ कहता है वेदर द प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ वाइफ बाय जय बी कंसिडर्ड एज बेनामी। मैंने तो ऊपर ही बता दिया था, येस पार्टली नो, क्योंकि पार्शियली येस इसलिए बोला गया क्योंकि 22 लाख तक तो सिर्फ 22 लाख तक कैसा माना जाएगा कि बेनामी है, और जो बाकी नॉन सोर्सेज से पैसा दिया गया है तो उसको बेनामी नहीं मानेंगे। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ द प्रमोटर एक्सेप्टेड 10% बुकिंग फीस फ्रॉम द अलॉटीज बाय एंटरिंग टू एग्रीमेंट बट फॉर सेल बट नॉट गेटिंग इट रजिस्टर्ड। मतलब हमने जब प्रोविजंस पढ़े थे वहाँ पे रेरा के, तो वहाँ लिखा हुआ था एग्रीमेंट जो है, और जिस दिन आपका एडवांस लिया जाता है वो 10% ऑफ द बुकिंग फीस लिया जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया। तो अगर आप सेक्शन नंबर, मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन नंबर 61 ऑफ रेरा एक्ट पढ़ते हो तो वहाँ लिखा हुआ है कि प्रमोटर ने अगर कोई भी गलत काम किया अदर देन सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4, क्योंकि सेक्शन नंबर
नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 की पेनल्टी अलग से गिवन है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 61 ये कहता है कि अदर देन सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 में अगर कुछ गलत किया होगा तो उसकी पेनल्टी अलग है। तो उसके अलावा कुछ और गलत किया होगा तो प्रमोटर को सेक्शन नंबर 61 के तहत 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की पेनल्टी लगेगी। अगर आप सेक्शन नंबर 61 ऑफ द रेरा एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ। तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 150 करोड़, तो उसका 5% 7.5 करोड़, तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। आइए डिस्क्रिप्टिव पे चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव का 6th का ए क्या कहता है, वेदर द एक्ट ऑफ बीएससी प्राइवेट लिमिटेड सेलिंग सिल्क गारमेंट्स एट प्राइसेस लोअर देन द प्राइस प्रिवेलिंग इन मार्केट बी कंसिडर्ड एज प्रीडेटरी प्राइसिंग अंडर द कंपटीशन एक्ट। ऊपर ही 4 बार मैंने आपको इसका आंसर दे दिया। अगर आप सेक्शन नंबर 4 में जाते हैं ऑफ द कंपटीशन एक्ट, जो आपको पेज नंबर 1.23 पे मिल जाएगा बुक की, ये प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉस्ट से कम में नहीं बेच रहा है, सस्ते में बेच रहा है। मार्केट प्राइस से कम में बेचना गुना नहीं है, कॉस्ट से कम बेचना, इसको ये बोला जाएगा कि आप अब्यूज कर रहे हो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को। हैंस यहाँ पर अपना जो बीएससी प्राइवेट लिमिटेड है किसी भी तरीके के पावर को मिसयूज या अब्यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। बी पॉइंट क्या कहता है, वेदर जय कैन ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट एंड इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पासेज एन ऑर्डर कन्फर्मिंग द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी मेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट देन व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल। तो आपको सबको पता होगा जब भी प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच करी जाती है सेक्शन नंबर 5 में, तो प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी और को दे नहीं सकते, लेकिन उसमें रह सकते हो। तो यस, जय ऑक्यूपाई कर सकता है। जब तक अटैचमेंट कंफर्म नहीं होती एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, तब तक वो जय उसमें रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जय के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, अगर इसके बारे में उसको रोना है तो हम सबको पता है रेमेडीज मामला में यही है कि एपलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील करने जा सकते हो 45 डेज के अंदर अंदर। अगर 45 डेज में नहीं जा पाए तो कितने भी दिन में जा सकते हो, एक्स डेज में जा सकते हो, अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th का ए क्या कहता है, व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अशोक फॉर 2019-20, 2020-21 एंड 2021-22। तो 2019-20 में तो मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था कि पिछले कुछ सालों से तो वो आया ही नहीं है, तो 19-20 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही कहलाएगा। लेकिन अब बात आती है 20 और 21 की, और 21 और 22 की। चलते हैं फिर क्या कहता है प्रोविजन, फटाफट से देखते हैं। आ गए बस आ गए। कहाँ गया, अशोक, हाँ अशोक गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट फॉर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन वाराणसी इंडिया, सो ही केम ऑन इंडिया। तो 30/9/2020 को आया, 19 को आया। तो अगर मैं 2019-20 देखूँ उसमें तो 182 डेज की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तो भाई हो ही नहीं सकता क्योंकि वो आया ही प्रीसीडिंग ईयर में था ही नहीं। 18-19 में तो कहीं भी नहीं था 182 डेज, तो 18-19 में जब वो था ही नहीं तो 19-20 में वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया हो ही नहीं सकता। तो 19-20 में 2019-20 में तो वो क्या था, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था। अब बात आती है 2020-21 की। तो अगर मैं 2021 की बात करूं, 2020-21 की अगर हम बात करें तो उसके बाद कहता है 3/9/2019 से लेकर 12 मार्च 2021 तक रहा। तो हमें ये देखना है कि 3/9/2019 से वो कितने 31 मार्च 2021 तक रहा। तो अगर हम वहाँ तक डेज काउंट करते हैं तो 2020-21 में मैं आपको बता दूं तो 2020-21 के लिए 2019-20 का आपको देखना है। तो 2019-20 में अगर हम डेज निकालते हैं तो 210 डेज वो रहा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो 210 डेज अगर अप्रॉक्सीमेटली रहा तो वो 182 डेज से ज़्यादा रहा। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, पर्सन रेसिडेंट इंडिया हो जाएगा फॉर द ईयर 2020-21। अब बात यहाँ पर आती है कि वो 2021-22 के हिसाब से अगर हम देखें तो कब रहा। तो अगर हम आगे प्रोविजंस पढ़ते हैं तो उसमें कहता है टू कैरी आउट इज नॉर्मल, 2021-22 के हिसाब से देखें तो 12 मार्च 2021 को वो चला जाता है बिजनेस करने के लिए बाहर। मतलब वो इंटेंशन उसकी इंडिया में अब आने की नहीं है क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए चला गया। अगर आपको डेफिनेशन याद हो पर्सन रेसिडेंट इंडिया की, तो बहुत सिंपल लिखा हुआ था कि 182 डेज से ज़्यादा प्रीसीडिंग ईयर में रहना चाहिए। और प्रीसीडिंग ईयर में अगर 182 डेज से ज़्यादा रह भी गया, उसके बाद अगर वो इंडिया छोड़ के चला जाता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, या फिर वो उसके लिए क्या नाम है इंटेंशन से कि वो इंडिया में कभी वापस नहीं आएगा, तो भले ही वो 182 डेज से ज़्यादा रह ले फिर भी उसे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बोलेंगे। तो यहाँ पर 2021-22 में, क्योंकि अगर हम देखें तो 2020-21 में क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर का देखना है, वो उससे ज़्यादा रहा, 182 डेज से ज़्यादा रहा है। लेकिन फिर भी हम उसको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे क्योंकि वो इस उद्देश्य से गया है कि वो इंडिया कभी भी नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ तो 2019-20 में क्योंकि पिछले साल वो रहा नहीं तो वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया, ठीक है। उसके बाद 2020-21 में अगर मैं इसको देखता हूं तो वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया हो जाएगा क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर में वो 210 डेज रह गया, ठीक है। लेकिन 2021-22 में अगर मैं देखता हूं तो प्रीसीडिंग ईयर में वो ऑलमोस्ट 346 या 345 डेज या 346 डेज रह के गया है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 346 डेज रह के गया है। लेकिन फिर भी 2021-22 में वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया 2021-22 में वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतने दिन प्रीसीडिंग ईयर में रह के गया है 346 डेज। लेकिन फिर भी
उसे हम पर्सन एसेट आउटस्टैंडिंग मानेंगे, क्योंकि वो इंटेंशन उसकी जो है बाहर जाके बिजनेस करने की है। आई होप सो मैं आपके लिए एक किसी हद तक क्लियर करके रहा हूँ। वैसे आपको इसके प्रोविजंस अच्छे से आते हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया कि मैं जितना लिमिटेड टाइम में आपको बता सकूँ। बाकी अगर आपको क्लियरिटी सुनना है तो आप ऑब्वियसली या तो चैप्टर उस पेज पे जाके रीड कर लीजिएगा, या मेरी समरी वीडियोज़ में भी आप सुन सकते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है, वेदर अशोक कैन रीपेट्रिएट द सेल प्रोसीड्स ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, यस, पर्सन ऐसे आउटसाइड इंडिया इनहेरिटेंस में मिलिए कर सकता है। इसमें आप रेगुलेशन पढ़ सकते हैं इमोल प्रॉपर्टी का, जो रेगुलेशन नंबर 8 गिवन है शायद से, ठीक है, शायद रेगुलेशन नंबर 80 है वहाँ पर, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 8 ऑफ फेमा हम पढ़ सकते हैं, फेमा का। और पेज नंबर आप अगर देखेंगे तो 5.34 पे, बुक की 5.34 पे पूरा प्रोविजन लिखा हुआ है कि आपको रिपेट्रिएट करके ले जा सकते हो, प्रोवाइडेड उसने सारी कंडीशंस पूरी कर रखी हैं। जो भी हमारी सारी कंडीशंस है, वहाँ 3 कंडीशंस लिखी हुई हैं, वो तीनों कंडीशंस अगर आप पूरी करते हो तो उसके हिसाब से आप पैसा लेके जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद 8th पॉइंट क्या कहता है, 8th का ए पार्ट कहता है, वन ऑफ द अलॉटीज टू द रियल एस्टेट स्कीम ऑब्जेक्टेड दैट प्रमोटर हैज़ नॉट टेकन प्रायर रिटर्न कंसेंट ऑफ द अलॉटीज। तो मैंने आपको बताया था माइनर है, तो सेक्शन नंबर 14 में ये बात साफ बोली गई है कि माइनर जब डिफॉल्ट होते हैं उसको चेंज करने होता है। माइनर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को अगर चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद से कर सकता है बिना परमिशन लिए। तो आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर 14 का वो वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा चेप देना है, ठीक है। अगला पॉइंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय पॉलीलिंगुआ कंसल्टेंट्स एट टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP विद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मेकिंग इट लायबल टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट नहीं कर सकता ऑन द सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि उसके पास बैंक सर्टिफिकेट नहीं था। ऐसा सेक्शन नंबर 9 में साफ लिखा हुआ है। दैट्स इट। लास्ट, कैन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्ट द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय पॉलिंगुआ कंसल्टेंट्स ऑन द ग्राउंड दैट अमाउंट क्लेम्ड इज अंडर डिस्प्यूट। देखो, अगर अंडर डिस्प्यूट होता है तो वैसे तो रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो डिस्प्यूट में आया है ना, आफ्टर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आया है। एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट नहीं था ऑन द डेट जब एप्लीकेशन फाइल करी गई थी। तो आफ्टर फाइलिंग द एप्लीकेशन अगर होता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। और ऐसा एक तो प्रोविजंस में तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 8 के अगर प्रोविजंस आप पढ़ते हो उसमें साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट की डेफिनेशन पढ़ते हो सेक्शन नंबर 2 में, तो वहां पर भी लिखा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक केस लॉ है, मोबिलॉक्स एक केस लॉ है, अगर मैं आपको बता दूं उसमें भी ये बात लिखी हुई है। ICA ने उसी को रेफर किया है, मोबिलॉक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस किरुसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसमें भी यही बात लिखी हुई है। लेकिन अगर एग्जाम में ये केस लॉ नहीं ध्यान आता तो आप सेक्शन नंबर 8 के प्रोविजंस को लिख के आ सकते हो, और डिस्प्यूट की डेफिनेशन, जो डिस्प्यूट की डेफिनेशन भी गिवन है वो भी लिख सकते हो, और उसके साथ बता सकते हो क्योंकि एप्लीकेशन बाद में फाइल करी गई थी तो ए उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। दैट्स इट। बहुत ही प्यारी केस स्टडीज थी, बहुत ही अच्छी केस स्टडीज थी, और अच्छे से मैंने आराम से ध्यान से एक एक प्रोविजन को समझते हुए पूरे के पूरे आंसर दिए। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड थैंक यू सो मच।